नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल। पिछले वीडियो में, पिछले खंड में हम लोगों ने वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, अर्थात वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना क्या है, हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज के खंड में हम लोग देखेंगे सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता क्या है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं या कैसे ज्ञात किया जाता है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि और किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इन खंडों पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, सारे अपडेट्स उन तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं हम लोग आज के खंड की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना, अर्थात किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कहने का आशय कि कोई संख्या दी गई है, हमको यह सिद्ध करना है या उसका परीक्षण करना है कि वह अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या और कोई अभाज्य गुणनखंड शेष बच जाता है, अर्थात उसका जोड़ा नहीं होता, तो वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं 225 का। अब हमको ये देखना है कि क्या 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, हमको इसकी जांच करनी है। तो अब यहां 225 का हम क्या करेंगे, पहले 225 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा, जी हाँ, तो 3 का 7 बार जाएगा, एक शेष 5 15, तो 5 बार गया 75 आया। पुनः 3 से कटेगा तो यह 25 आएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखिए, तो 5 का 5 बार गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 225 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ अब हम इसके जोड़े बनाते हैं, तो 3 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 3 और 5 के जोड़े आपके निर्मित हो गए हैं और इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है। यहाँ 225 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है। गुणनखंड शेष नहीं है। तो इसका आशय क्या है, इसका आशय यह है कि 225 क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह एक उदाहरण हम और देखते हैं। तो इस उदाहरण में हम आपको अगर देखें तो ये उदाहरण हमारा लेते हैं संख्या जैसे 360। हमने कौन सी संख्या लिया, हमने संख्या लिया 360। अब 360 यह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से आप काटिए तो ये 18 दूनी 36, यानी इसका 180 आएगा। फिर 2 से आप काटेंगे तो 90, पुनः 2 से आप काटेंगे 45। अब 2 से कटेगा नहीं, हम 3 से देखते हैं, तो 3 से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 15, और पुनः 3 से काटेंगे आपका 5। तो इस तरह हम
360 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहां हम जैसा देखते हैं कि हम संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, समान संख्याओं के। तो 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, मगर 1 2 और 1 5 यहां पर क्या है, यहां पर शेष है। तो यहां अगर हम ये कहें कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शेष हैं या जिनके जोड़े नहीं हैं, 360 में अभाज्य गुणनखंड के, तो जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह कौन कौन, 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 शेष हैं जिनके जोड़े नहीं हैं, जिनके जोड़े नहीं हैं। तो इसका आशय क्या हुआ कि जो 360 है, संख्या 360, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न आपको यहां मिलेगा कि कोई संख्या दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या सिद्ध कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े, यानी जो समान गुणनखंड हैं उन समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें कोई भी गुणनखंड शेष नहीं होगा तब वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग। और यदि उसमें वह कोई भी गुणनखंड शेष बचेगा तो वह संख्या क्या होगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता को। तो यहां कोई भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगी, यानी किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। उसी तरह किसी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होती है। जैसे अब सम संख्याओं को हम लेते हैं, 2 का वर्ग आप देखिए, तो 2 का वर्ग बराबर कितना होगा, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है। उसी तरह हम 4 का वर्ग लेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, ये भी एक सम संख्या है। हम 6 का वर्ग लेंगे तो 6 का वर्ग बराबर कितना है, 36, ये भी एक सम संख्या है। उसी तरह 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, इन वर्गों को लेकर चलेंगे तो हम देखेंगे सब में एक सम संख्या मिल रही है। उसी तरह हम विषम संख्या की बात करें तो 1 का वर्ग विषम संख्या में देखें तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है, यह विषम संख्या है। और 3 का वर्ग, जितनी विषम संख्याएं हम क्रम से चलते हैं, 9, ये भी विषम संख्या। 5 का वर्ग हम लेंगे तो 5 का 25 आएगा, ये भी विषम संख्या। या हम 7 का वर्ग लेंगे तो उसका मान भी कितना आएगा, 49, जो कि विषम संख्या है। तो यहां यह चीज आप देख रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या, ये सम संख्या, इसका वर्ग एक सम संख्या। उसी तरह विषम संख्या का वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या यदि y बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के वर्गमूल अर्थात रूट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होते हैं, जहां x क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां x एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं
कि जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो इसमें कोई भी आप पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे तो इसमें दोनों मान, यहां आपको दिखाया गया है कि दो विपरीत चिन्ह पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा, संख्या का वर्गमूल, वह क्या देगा, वह विपरीत चिन्ह, दो विपरीत चिन्ह की समान संख्या, इन दो विपरीत चिन्हों के साथ क्या होगी, समान संख्या होती है। तो अब इन्हें उसी का वर्गमूल कहते हैं। जैसे कोई भी आप उदाहरण लेते हैं तो इसमें वर्गमूल सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, किसी एक का वर्गमूल ज्ञात करके दूसरे को विपरीत चिन्ह लगाकर हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पूर्व के वीडियो में खंड में हम लोग देख चुके थे कि अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो ये क्या है, 2 का वर्ग 4। वहीं ऋण 2 का वर्ग हम करते हैं तो ऋण 2 का वर्ग भी क्या होगा, 4। क्यों, क्योंकि जब ऋण ऋण की बात हम करेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 2, तो ये इसका मान ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन, और संख्यात्मक मान 4। उसी तरह हम 3 का वर्ग की बात करें, 3 का वर्ग बराबर 9, तो ऋण 3 का वर्ग क्या है, वो भी 9। तो यहां जो पूर्ण वर्ग संख्या है जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो विपरीत चिन्ह की समान संख्या को देती है, अर्थात प्लस माइनस जो संख्या होगी उसके रूप में हम लिखते हैं। अब यहां बात हम करते हैं जब पूर्ण वर्ग संख्या की, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे अभी ऊपर हमने दिया था पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल का, तो इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर, तो रूट वाई प्लस माइनस एक्स है। तो इसको समझाने के लिए यही खंड हमारा था कि प्लस और माइनस दोनों का वर्ग समान हमको प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी वर्गमूल को हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो उसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहला क्रम। फिर प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड को चुन लेते हैं और चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है और निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात कर लिए जाते हैं। अर्थात जैसे हमारा रूट एक्स स्क्वायर है तो इसका मान प्लस माइनस एक्स होता है और सामान्य तौर पे धनात्मक, अर्थात हम एक्स में ज्ञात करके और चिन्ह दोनों वर्गमूल बदलकर ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि यह कैसे गुणनखंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या एक लेके हम चलते हैं, कौन सा, 36। एक संख्या हमने लिया 36। अब आप 36 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो यह 2 से कटेगा तो आपका 18, फिर 2 से कटेगा 9, पुनः 2 से कटेगा नहीं तो ये आप किससे काटेंगे, 3 से, तो इसका मान कितना आएगा, 3। तो इस तरह जो संख्या हमारी 36 है तो 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब हम क्या करेंगे, समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाएंगे। जैसे हमने अभी देखा, अभाज्य गुणनखंड हमने किया, फिर समान खंडों के जोड़े बनाए। अब प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड को चुन लेंगे और उनका गुणनफल ही क्या होगा, दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। तो अब हम यहां लिखेंगे, अगर कि 36 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है
तो 36 का वर्गमूल, यहां से हमने क्या लिया, 1 गुणनखंड 2 और यहां से 1 गुणनखंड 3 लिया, और इसका गुणनफल जो होगा 6, यही इसका धनात्मक यानी 36 का धनात्मक मान है। इसी का ऋण चिन्ह लगाकर हम ऋणात्मक मान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां धनात्मक वर्गमूल है और इसी का ऋणात्मक भी ये क्या है, ये इसका धनात्मक वर्गमूल है। और जब इसी को चिन्ह बदल देंगे और ऋण 6 कर देंगे तो ये इसका क्या होगा, यह इसका ऋणात्मक वर्गमूल होगा। इस तरह हम ये कहेंगे कि संख्या 36 के वर्गमूल क्या क्या है, 36 के वर्गमूल 6 और ऋण 6। तो ये दोनों 36 के क्या हैं, 36 के वर्गमूल हैं। इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं, संख्या लेते हैं 144। अब आप 144 का क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले यह 2 से आप काटिए, तो 2 का 7 बार 2 बार यानी 72 आया। पुनः आप 2 से काटेंगे 36, 36 भी 2 से कटेगा 18, फिर 18 भी 2 से कटेगा 9, और 9 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे, 3 बार जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये जो हमारे मान है, इस यही हमारे क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है और इसी को हमने यहां लिया। अब 144 का वर्गमूल हमको लिखना है, 144 का वर्गमूल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 के एक जोड़े समान खंड हैं, ये समान खंड का एक जोड़ा और ये समान खंड का एक जोड़ा, तो इस जोड़े से हमने एक संख्या को ले लिया, एक खंड को, इससे एक खंड को ले लिया 2, और इससे एक खंड को ले लिया 3, और इसका गुणनफल हम निकाल देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो ये 12 क्या हुआ, इसका धनात्मक वर्गमूल। उसी तरह हम पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे, इसके ऋणात्मक वर्गमूल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे 144 के वर्गमूल क्या होंगे, 144 के वर्गमूल बराबर +12 और -12, +12 और -12, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब किसी संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने में जो हमने पहले बताया, पुनः एक बार मैं यहाँ दोहरा दे रहा हूं। जब भी किसी संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ 144 का अभाज्य गुणनखंड हमने 2 2 2 2 3 3, ये हमारे क्या हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी यह खंड क्या है, यह 144 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस अभाज्य गुणनखंड के क्या करते हैं, इन गुणनखंडों के समान खंड को हम क्या करते हैं, उसमें समान खंडों के जोड़े बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 का एक जोड़ा बना, 2 2 का दूसरा जोड़ा बना और 3 3 का तीसरा जोड़ा बना। और फिर प्रत्येक जोड़े से एक खंड को लेकर उसका गुणा करते हैं और जो गुणनफल हमको मिलता है वही हमारा क्या होगा, धनात्मक वर्गमूल होगा। और चिन्ह बदलकर हम दोनों यानी प्लस माइनस दोनों गुणनखंडों को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुणनखंड विधि से, अभी हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल की बात किया, अब गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल या दो संख्याओं के भागफल का वर्गमूल कैसे निकालें।
अब दो संख्याओं के गुणनफल हैं या भागफल। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उदाहरण आप देखें तो यहाँ पहले हम एक गुणनखंड का और एक भाग का यानी भागफल का, गुणनफल और भागफल। तो आपका जैसे उदाहरण हम लेते हैं √9 गुणे 100। तो √9 गुणे 100 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 9 को टुकड़े कर दीजिए, यानी 9 के 3 गुणे 3 गुणे 100 का आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 1, फिर गुणे दूसरा 5 गुणे 5। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 भाई प्रत्येक जोड़े से हम एक खंड को ले लेंगे, वही उसका वर्गमूल होगा, गुणनफल 3 गुणे 2 गुणे 5। ये खंड हमारा हो गया। अब इसको एक साथ कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, 3 गुणे 10। तो अब इसको दूसरी तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि अब अगर हम 3 का वर्ग रूट के अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा, 9 वर्ग रूप में आएगा, गुणे फिर हम क्या करेंगे 10 का 100। यानी हम इस तरह से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं कि √9 गुणे 100 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √9 गुणे √100। ये भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, अब अच्छा पहले यहां ये जो हमने गुणनखंड किया, इस पर हम देखते हैं कि यदि a और b दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यदि a और b क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो उस स्थिति में अगर रूट के अंदर a इंटू बी है तो इसे हम √a इंटू √b भी लिख सकते हैं। एक तरह से ये हमारा एक सूत्र बन जाता है कि √a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b। ये आपका एक खंड होता है। फिर उसके बाद हम आपको देते हैं एक दूसरा उदाहरण सरल खंडों में, जैसे 4/9 अंडर रूट के अंदर। अब 4/9 है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 और 9 को 3 गुणे 3। भाई यही तो है, 4 को हमने 2 गुणे 2 किया और इसे, तो अब ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर इससे एक खंड हमने लिया, इससे एक खंड, अर्थात हमारा आ गया 2/3। अब 2/3 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि √4 बटे √9। ये, या इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह से देखें कि ये हम ऊपर के खंड को एक साथ कर दें, √2 गुणे 2 बटे √3 गुणे 3। तो ये क्या हो गया, ये आपका फिर खंड अलग हो जाएगा और आप इसमें देखेंगे कि ऊपर हो गया √4 और नीचे हो गया √9। तो वही चीज यहां कि a और b दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, a व b अगर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो अगर रूट के अंदर a/b बराबर √a/√b, एक सूत्र का रूप आपका ये भी आ जाता है। अब यहां पर कोई भी संख्या का हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, इसका वर्गमूल, ये तो समझने के लिए हुआ, वर्गमूल निकालना है तो हम इसी तरह से वर्गमूल,
यानी ऊपर की संख्या का हम अलग से वर्गमूल निकाल लें, नीचे की संख्या का अंश का अलग से, हर का अलग से। तो इसमें एक हम उदाहरण लेते हैं जिसमें परिमेय संख्या कोई एक हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 256 बटे 441। ये हमारा क्या है, इसका वर्गमूल। ये एक परिमेय संख्या, इसका हमको क्या लेना है, वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग खंडों में, जैसा अभी हमने सूत्र में देखा, √256 बटे √441, यानी 256 का वर्गमूल निकालने, गुणनखंड विधि से आप निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि से जैसे 256 का हम निकालेंगे, तो ये आपका 2 से काटते जाइए, तो 2 का एक बार, 2 का दो बार, फिर 8 बार 128 आया। फिर 2 से, तो यहाँ 6 और 4 64 आया। फिर 2 से काटेंगे तो 32, पुनः 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4 और फिर 2 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 का खंड आया। तो अब उसी तरह 441 का आप निकाल लीजिए। 441 का 3 से कट रहा है, देखिए तो हाँ कट रहा है। 3 का एक बार, 1 से ये 4 बार गया, 3 चौक 12, 2 बचा, फिर 7। अब ये 3 से कटेगा, कट रहा है। 3 का 4 बार और 9 बार, 49 आया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 सता 49। तो यहाँ हमने जोड़ा अलग से लिखने के बजाय यहीं पर हम जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। उसी तरह 3 का 1 जोड़ा और 7 का 1 जोड़ा। तो यहाँ √256 और √441, √256 बटे √441 है। तो इसका जोड़े से एक एक मान निकालने तो वर्गमूल होगा। तो 1 2 3 4 बार 2 का गुणा कर दें, यानी 4 जोड़े में से एक एक खंड को हमने क्या किया, ले लिया। और यहाँ 3 और 7 से एक एक खंड को ले लिया। तो ये आपका 3 और 7 से हमने लिया। तो ये आप 441 का 3 गुणे 7 आपका आ जाएगा। तो अब इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा 2 का 2 में 4 दूना 8 दूना 16 आया, और 3 7 से गुणा करेंगे तो 21, यानी 16 बटे 21, ये इसका धनात्मक वर्गमूल हुआ। और यहाँ हमको देना क्या है, वर्गमूल खाली पूछा है। तो 256 बटे 441 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 16/21। तो इस तरह से हम इसका वर्गमूल। अब यहाँ एक चीज और आती है, अगर विषम भिन्न है या संयुक्त भिन्न, सॉरी यहाँ पर क्या है, संयुक्त भिन्न है, तो उस संयुक्त भिन्न की स्थिति में हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न को पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। संयुक्त भिन्न को हम किस में बदलेंगे, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। और फिर जैसे ही विषम भिन्न में बदलेंगे तो यह रूप हमारा, इसी रूप से हम पुनः उसका क्या करेंगे, हम पुनः उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यदि परिमेय संख्या संयुक्त भिन्न के रूप में है, जैसे उदाहरण संयुक्त भिन्न के रूप का मान लीजिए, आप संयुक्त भिन्न के उदाहरण की बात करते हैं, तो संयुक्त भिन्न का 2 सही 14 बटे 25 हमने उदाहरण लिया, कौन सा, 2 सही 14 बटे 25। तो अब इसको संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50 और 14 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 64,
यानी 64/25। अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना होगा, जो कि इस रूप में हम ज्ञात कर लेंगे। और प्राप्त भिन्न के अंश और हर के अलग अलग वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे, जैसे यहां पर किया। और अंश तथा हर के वर्गमूलों को अंश और हर में लिखने से प्राप्त भिन्न दी गई परिमेय संख्या का वर्गमूल होता है। तो इस तरह हम लोगों ने परिमेय संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल और वर्गमूल की जांच कैसे करते हैं, सम और विषम की बात हम करते हैं कि सम और विषम भिन्न की बात किया, वहां सम और विषम संख्या के वर्गमूल वर्ग जो होते हैं वह भी सम और विषम होते हैं। तो ये आज के खंड में इतना ही। फिर अगले खंड में हम लोग बात करेंगे भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, और फिर अगले खंडों को लेकर चलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।